हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल इलाइटन नॉलेज। ओलिगोपोली में हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपके जो मॉडल्स हैं इसके, दैट इज़ क्लासिकल मॉडल्स ऑफ ओलिगोपोली और डिओपोली। आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, यहाँ पर मैंने दोनों ही मेंशन किए हैं क्योंकि डिओपोली क्या है, ओलिगोपोली का ही पार्ट है। लेकिन जो हम मॉडल्स पढ़ेंगे एग्जैक्टली तो वो डिओपोली पे ही लागू करते हैं क्योंकि इसमें हम दो सेलर्स लेकर चलते हैं, लेकिन ये आपकी ओलिगोपोली का ही पार्ट है। तो डिओपोली के मॉडल्स आ जाएं या ओलिगोपोली के आ जाएं, आपने यही सेम मॉडल्स लिखने हैं, कोऑर्डिनेट, बर्ट्रांड एंड एजवर्थ के। इसमें हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कोऑर्डिनेट का मॉडल। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, आप लोग ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि आगे के जो मॉडल्स हैं बर्ट्रांड एंड एजवर्थ के, इसके कंपैरेटिवली भी बहुत ज़्यादा इजी हैं। इसलिए इस मॉडल को थोड़ा सा आप ध्यान से पढ़ेगा, थोड़ा सा मैथमेटिकल कंसेप्ट भी इसमें दिया गया है। टेलीग्राम चैनल आप मेरा ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपको पीडीएफ फाइल चाहिए इस वीडियो की। साथ ही में मेरे फेसबुक पेज को भी लाइक कर दीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बात कर लेते हैं क्लासिकल मॉडल्स ऑफ ओलिगोपोली की। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि इसमें हम लोग 3 तरह के मॉडल्स पढ़ेंगे, क्लासिकल मॉडल्स, जो कि डिटरमिन करेंगे प्राइस और आउटपुट को अंडर द ओलिगोपोली। हमने प्रीवियस लेक्चर्स में क्या पढ़ा था कि जो प्राइस और आउटपुट है वो इनडिटर्मिनेट होते हैं ओलिगोपोली में, मतलब कि इसमें बिल्कुल भी कंसिस्टेंसी नहीं होती है, अलग अलग बिहेवियर होता है फर्म्स का। तो जिस वजह से क्या है, हम लोग अच्छे तरीके से प्राइस और आउटपुट को डिटरमिन नहीं कर सकते, जो इसके सारे के सारे हमने रीजंस भी पढ़े हैं। तो जिस वजह से हमें क्या है, नए नए मॉडल्स बनाने पड़ते हैं। बहुत सारे इसके मॉडल्स होते हैं कि कैसे हम लोग प्राइस और आउटपुट को डिटरमिन कर सकते हैं, और हर एक मॉडल में अलग अलग ही अजम्पशंस दे रखी हैं। एक मॉडल आएगा, दूसरा उसको क्रिटिसाइज़ करेगा और तीसरा उसको क्रिटिसाइज़ करेगा, तो ऐसे ही मॉडल्स चलते जाएंगे। फर्स्ट इज कोऑर्डिनेट मॉडल, जो कि बेस्ड है किस पे, इसका मेन पॉइंट क्या है, अजम्पशन है दैट दी आउटपुट ऑफ द राइवल विल रिमेन कांस्टेंट। ये क्या मानता है कि जो मेरी राइवल फर्म होगी वो क्या करेगी, अपने आउटपुट को कांस्टेंट रखेगी। मतलब वो अज्यूम करके चलता है कि मैं जो मर्जी आउटपुट प्रोड्यूस करूं, लेकिन मेरी जो राइवल फर्म है वो अपने आउटपुट को मेरे अकॉर्डिंगली चेंज नहीं करेगी, वो क्या करेगी, अपने आउटपुट को कांस्टेंट ही रखेगी। सेकंड इज बर्ट्रांड मॉडल, और ये क्या है, ये अजम्पशन पे चलता है प्राइस ऑफ द राइवल्स विल रिमेन कांस्टेंट। ये आपने ध्यान देना है, कोऑर्डिनेट ने कहा है आउटपुट उसकी राइवल फर्म की कांस्टेंट रहेगी, और बर्ट्रांड ने कहा है कि प्राइस उसकी जो राइवल फर्म है उसका कांस्टेंट रहेगा। तो पहले में क्या है, आउटपुट को कांस्टेंट रखना है, बर्ट्रांड ने प्राइस को कांस्टेंट रखा है। और थर्ड हम पढ़ेंगे एजवर्थ मॉडल। इसमें हम लोग शुरू करने जा रहे हैं कोऑर्डिनेट मॉडल के बारे में ही, क्योंकि ये मॉडल एक तो काफ़ी बड़ा है, जिस वजह से हम इसको ही अच्छे तरीके से समझेंगे। अगर मैं आपको 2-3 मॉडल्स इकट्ठे करवा दूं तो आपके लिए भी पढ़ना मुश्किल हो जाएगा और आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो एजवर्थ और जो बर्ट्रांड का मॉडल है वो नेक्स्ट वीडियो में इकट्ठे अपलोड कर दिए जाएंगे। स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेट के मॉडल को। द फ्रेंच इकोनॉमिस्ट अगस्टिन कोऑर्डिनेट ने प्रोपाउंड किया है ये मॉडल प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन इन 1838 में। इस ईयर में उन्होंने क्या है, इस मॉडल को बताया था। इनफैक्ट कोऑर्डिनेट कंसिडर द केस इन विच देयर आर 2 सेलर्स। ये देखो कि यहाँ पे कोऑर्डिनेट ने क्या लिया है, 2 सेलर्स लिए हैं। डिओपोली का केस लिया है, मतलब डिओपोली का मतलब क्या होता है, जहाँ पर 2 सेलर्स होते हैं, नंबर ऑफ बायर्स होते हैं। बट दिस हिज मॉडल इज एप्लीकेबल टू ओलिगोपोली ऑल्सो। तो 2 सेलर्स के लिए अगर बच्चे मॉडल एप्लीकेबल है तो ये मानकर चलते हैं कि ओलिगोपोली फ्यू सेलर्स भी अगर आ जाएं तो उसमें भी ये जो मॉडल है वो क्या हो जाएगा, एप्लीकेबल हो जाएगा। अजम्पशंस है इसकी कुछ कि यहाँ पर क्या होगी, 2 फॉर्म्स होगी, ईच फॉर्म ऑन्स अ मिनरल वेल प्रोड्यूसिंग मिनरल वाटर। कहते क्या है, हर फॉर्म एक ऑनर है किसका, मिनरल वेल का, जिससे क्या है मिनरल वाटर प्रोड्यूस किया जाता है ऑफ द सेम और होमोजीनियस क्वालिटी। मतलब जो 2 फॉर्म्स एग्जिस्ट कर रही हैं ना, वो दोनों की दोनों एक होमोजीनियस प्रोडक्ट का ही सेल कर रही हैं। थर्ड इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज 0 फॉर ईच फॉर्म, और इसने मानकर चला है कि ये जो हम लोग मिनरल वाटर का बिजनेस कर रहे हैं जिसमें हमें क्या है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लगेगी 0। अब ये इसकी अजम्पशंस हैं, आप ये मत अब पूछने लग जाना कि मैम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 0 कैसे हो सकती है। अच्छा, आई नो कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कभी भी 0 नहीं हो सकती है। आप लोग नेचर की भी अगर चीज़ों को खोद कर निकालना चाहते हो, उसके पीछे भी कहीं ना कहीं आपको कुछ पैसा लगेगा,
जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसका पैसा लगेगा। इन्होंने क्या मानकर चला है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़ीरो ली जाएंगी। ये कुडनेट की अजप्शन है, ये हम खुद से नहीं डिराइव कर सकते कुछ भी। आप क्या कर सकते हो, इन अजप्शंस का क्रिटिसिज्म लिख सकते हो। बहुत इजी क्रिटिसिज्म बन जाएगा कि जैसे इन्होंने 2 फॉर्म्स का कहा है, हम कह सकते हैं कि ज़्यादा वाली हो सकती हैं, वहाँ पर कम्प्लेक्स हो जाएगा। इन्होंने कहा है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपका ज़ीरो है, हम कह सकते हैं ये हो नहीं सकता। तो दैट ये इसकी अजप्शंस हैं और हम इसको क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं बहुत ईजिली। तो ये कुछ अजप्शंस ली गई हैं। आगे है नंबर ऑफ़ बायर्स इज़ लार्ज, जो हमें पता ही है कि नंबर ऑफ़ बायर्स हमेशा इस फील्ड में क्या होते हैं, ज़्यादा ही होते हैं। ईच फर्म इज़ परफेक्टली अवेयर ऑफ द डिमांड कर्व। अब हर फर्म जो भी एग्जिस्ट करवा रही है, 2 फर्म्स इन्होंने जैसे लिए हैं, तो हर एक को अपनी डिमांड कर्व के बारे में बिल्कुल पता है, जो कि स्ट्रेट लाइन होगी और डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है आपकी। ईच फर्म एक्ट्स ऑन द अजप्शन दैट इट्स कॉम्पिटिटर विल नॉट चेंज इट्स आउटपुट, जो मैंने पहले ही अजप्शन में बता दिया था कि जो आउटपुट है उसकी राइवल फर्म चेंज नहीं करेगी, कांस्टेंट ही रखेगी। ये अजप्शन लेकर चले हैं, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अजप्शन है। ईच फर्म डिसाइड्स इट्स ओन आउटपुट टू मैक्सिमाइज इट्स प्रॉफिट। कहते हर एक फर्म अपने ही आउटपुट को क्या करेगी, डिसाइड करेगी, ताकि वो अपना प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सके। मतलब यहाँ पर क्या बात की गई है, ये नींव है जो कुर्नट का मॉडल होता है ना, कुर्नट का, तो ये बताता है कि बहुत भोले भाले हैं, ये दूसरे की राइवल फर्म का इतना ज़्यादा कंपटीशन नहीं मानते, एक दूसरे को अच्छी तरीके से देखते नहीं हैं। वो अगर कुछ भी डिसीज़न ले, दूसरा वैसे ही चलता जा रहा है, वैसे ही चलता जा रहा है, उनके पीछे एक्शन रिएक्शन वाला जो खेल है वो नहीं नज़र आ पाता है। इसलिए जो कुर्नट का मॉडल है वो कहता है कि हर एक फर्म क्या करती है, अपने आउटपुट को डिसाइड करती रहती है अपने तरीके से ही, और मतलब प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करवा सके। नाइदर ऑफ दिस फर्म फिक्सेस द प्राइजेस फॉर इट्स प्रोडक्ट, ईच सेल इट्स प्रोडक्ट एट अ प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस। कोई भी इसमें अपने प्राइस को फिक्स नहीं करेगी, बल्कि जो प्राइस है वो पीछे से ही फिक्स होकर आता जाएगा। मतलब जो भी मार्केट प्राइस चल रहा होगा, प्रिवेलिंग प्राइस चल रहा होगा, उसमें वो अपनी चीज़ों को क्या करेंगे, बेचेंगे। अब नेक्स्ट पढ़ लेते हैं एक्सप्लेनेशन। अब कुर्नट का मॉडल स्टार्ट है कि ये अब बनाना कैसे है। ये पहले हमने क्या पढ़ा कि कुर्नट ने अपना जो मॉडल है डिराइव किया था 1838 में, जिन्होंने इन 8 अजप्शंस ली गई हैं मोस्टली। जो आपकी इंपॉर्टेंट अजप्शन है कि आउटपुट क्या करेंगे, कांस्टेंट रखेगी, वो मानकर चलते हैं कि मेरी राइवल फर्म है जो वो आउटपुट को कांस्टेंट रखेगी। तो अब स्टार्ट करते हैं इसको। देयर आर 2 फर्म्स ए एंड बी। कितनी फर्म्स हैं, 2 फर्म्स हैं, दोनों सेल करती है किसको, मिनरल वाटर को। सेम क्वालिटी है, मतलब होमोजीनियस प्रोडक्ट का ये सेलिंग कर रहे हैं। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हमने लेकर चले हैं, ज़ीरो ना, कि हम लेकर चले हैं इसमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होगी, ज़ीरो होगी। और अपने दोनों के दोनों क्या है, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करवाना चाहते हैं। सिंस अगर कॉस्ट इज़ ज़ीरो बट मैक्सिमम टोटल रेवेन्यू रिप्रेजेंट करेगा इसका मैक्सिमम प्रॉफिट। अब ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू ही क्या करेगा, उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट को बताएगा, क्योंकि यहाँ पर हम ये भी मानकर चले हैं कि हर फर्म क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट को कमाना चाहती है, वो दूसरे फर्म के आउटपुट को कांस्टेंट मानकर चलती है। अब ले लेते हैं एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे हमने लेना है आउटपुट। पहले बच्चे इसको अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा डायग्राम को, क्योंकि जो आपके डायग्राम है बाद में एक्सप्लेन तो आप अपनी वर्डिंग में भी कर सकते हो। मैंने यहाँ पर PDF फाइल में आपको प्रोवाइड कर दूँगी, सारी एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगी, और थोड़ा बहुत यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेनेशन बता भी दूँगी। यहाँ पे हमने लेना है प्राइस को। अब इन्होंने क्या मानना है कि हमारी कुर्नट मॉडल में जो आउटपुट है एक्स एक्सिस पे शो होगी, प्राइस होगा आपकी वाई एक्सिस पे। अब हमें सपोज करना है कि जो टोटल आउटपुट है दोनों फर्म्स की, मतलब टोटल आउटपुट दोनों फर्म्स की, वो होगी आपकी 2000 यूनिट्स। ठीक है, ये दोनों आउटपुट्स, तो दोनों फर्म्स कितना प्रोड्यूस करवा रहे हैं, 2000 यूनिट्स का प्रोडक्शन करवा रहे हैं। अब हम डिमांड कर्व डिराइव कर लेते हैं। ये हो जाएगी DD आपकी डिमांड कर्व। ठीक है, DD क्या है, स्ट्रेट लाइन मार्केट डिमांड कर्व बना दी, क्योंकि दोनों फर्म्स का हमने जोड़ करके ये डिमांड लाइन को बनाया है। सपोज करो जो फर्म ए है वो पहले स्टार्टिंग करती है अपने बिजनेस का, प्रोडक्शन का, और वो सेल कितना करवाती है, 1000 यूनिट्स का, क्योंकि दोनों ने मिलकर 2000 यूनिट्स का सेलिंग करवाया है। तो ए हम मानकर चलते हैं कि वो 1000 यूनिट्स का क्या करती है, सेल करवा देती है, और वो चूज़ करती है अपनी आउटपुट लाइन, और अज्यूम क्या करती है कि फर्म बी है ना, वो क्या करेगी,
कुछ नहीं प्रोड्यूस करेगी, वो अपनी आउटपुट को क्या रखने वाली है, कांस्टेंट रखने वाली है। मतलब फर्म अभी सिर्फ अपने बारे में ही सोच रही है। तो फर्म ए अपना क्या है, अपने आउटपुट का एक प्राइस खुद से डिटरमिन करती है जहां उसका प्रॉफिट क्या हो जाए, मैक्सिमाइज हो जाए। तो हम मानकर चलते हैं कि उसने क्या है, ओपी प्राइस को फिक्स कर दिया है। ठीक है, ओपी प्राइस को फिक्स कर दिया है जहाँ पर वो अपने बच्चे आउटपुट कितनी प्रोड्यूस करवा रही है, 1000। तो हम ई पॉइंट यहाँ पर मान लेते हैं। अब ये देखो, ये ई पॉइंट क्या है, ये ई पॉइंट है कि जहाँ पर वो अपने क्या है, आउटपुट, मैक्सिमम आउटपुट का प्रोडक्शन करवा रही है। मतलब यहाँ पे 1000 यूनिट्स की बात की गई है कि ओपी प्राइस पे वो 1000 यूनिट्स यहाँ पर क्या करवा रही है, प्रोड्यूस करवा रही है। और अब हमें क्या बनाना है, मार्जिनल रेवेन्यू कर्व। तो ये डिमांड कर्व क्या होती है बच्चे, आपकी एवरेज रेवेन्यू कर्व ही होती है। ठीक है, और यहाँ पे हम इसकी क्या बना देते हैं, मार्जिनल रेवेन्यू कर्व। और प्रॉफिट मैक्सिमाइज कहाँ होता है, जहाँ पे ये इक्वल हो जाते हैं, ये रहा। ठीक है, ये मेरी बनी है मार्जिनल रेवेन्यू। मैं यहाँ लिख देती हूँ, मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ ए फर्म। जो ये लाइन है वो डिराइव करती है कि आपका मार्जिनल रेवेन्यू निकल के आ रहा है ए फर्म का, और ई पॉइंट है जहाँ पे उसका प्रॉफिट क्या है, मैक्सिमम है। क्योंकि इसी पॉइंट पे आपकी जो मार्जिनल कॉस्ट है वो मार्जिनल रेवेन्यू के इक्वल है, मतलब ज़ीरो। कॉस्ट यहाँ पे ज़ीरो है ना, क्योंकि इसने टच ही कर दिया, एक्स एक्सिस को टच कर दिया, तो मतलब आपकी कॉस्ट क्या आ रही है, ज़ीरो आ रही है। ज़ीरो कॉस्ट आ रही है, मतलब यही पॉइंट होगा बच्चे आपका मार्जिनल रेवेन्यू का, जहाँ पे कॉस्ट ज़ीरो हो जाए, जहाँ पे वो अपने एक्स एक्सिस को मतलब टच कर दे, वहीं पर आपका मैक्सिमम प्रॉफिट निकल के आएगा। मेरी कॉस्ट कोई खर्चा तो है ही नहीं, बस मुझे रेवेन्यू ही सारा का सारा मिल रहा है। तो ई पॉइंट क्या हो गया, मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट वाला पॉइंट हो गया है। अब ये तो थी ए की बात हमने कर ली। तो इलास्टिसिटी आप खुद ही देख सकते हो, इसने यहाँ पे टच किया है, तो यहाँ पे हाँ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, यूनिटी है, 1 है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी यूनिटी। इस पॉइंट पे क्या है, मार्जिनल रेवेन्यू जो आपका टोटल रेवेन्यू निकल के आ रहा है, मतलब वो मैक्सिमम है। मार्जिनल कॉस्ट आपकी ज़ीरो लग रही है और टोटल रेवेन्यू यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका मैक्सिमम हो जाएगा। मीन्स टोटल प्रॉफिट निकल के आ रहा है, वो मैक्सिमम है। अब इसको देखते हुए फर्म ए क्या अज्यूम करती है, कि जो फर्म बी है ना, वो अपने आउटपुट को क्या रखने वाली है, कांस्टेंट रखने वाली है। मीन्स इट अज्यूम दैट फर्म ए विल कीप इट आउटपुट एट 1000 यूनिट्स एंड हैंस कंसीडर करेगी कि डिमांड फॉर इट्स प्रोडक्ट इज टोटल डिमांड ऑफ लेस फर्म ए। अब इसका मतलब ये है कि टोटल मार्केट डिमांड जो फर्म बी प्रोड्यूस करवाएगी, अब 1000 यूनिट्स तो किसने प्रोड्यूस करवा दिए हैं, फर्म ए ने। 2000 में से 1000 फर्म ए ने प्रोड्यूस करवा दी। अब फर्म ए के पास कितने बचे, 2000 में से 1000 माइनस करवा दो, 1000 ही बच गया ना। तो फर्म बी क्या मानकर चलेगी कि ये मेरी टोटल मार्केट डिमांड होगी। जो ये लाइन इसको कट करवा रही है, ये वाला पोर्शन, ये पोर्शन फर्म बी के पास बच गया है, ये वाला पोर्शन। ठीक है, ए के पास तो पूरी मार्केट थी क्योंकि उसने अपना प्रोडक्शन सबसे पहले शुरू किया था। अब बी के पास 1000 यूनिट्स, ये वाला एरिया तो सारा का सारा ए ने कवर कर लिया। बचा कितना बी के पास, जो ये मैंने थोड़ा सा बोल्ड कर दिया है, ये पोर्शन बचा है बच्चे। अब ये यहाँ पर ध्यान रखना है आपको, बिल्कुल ये पोर्शन बचा है उसके पास। अब मतलब इस पोर्शन में से जो छोटा सा पोर्शन है वो बी के लिए क्या है, बच गया है। तो बी क्या करेगा, उसके पास 1000 यूनिट्स वाला ये पोर्शन बचा है, ये तो उसकी एवरेज रेवेन्यू कर्व है, सी डी। अब क्या आएगी, सी डी उसकी एवरेज रेवेन्यू मतलब डिमांड कर्व है, मानकर चलते हैं सी डी पोर्शन वाला। और मार्जिनल रेवेन्यू कर्व बना लीजिए। अब इसकी मार्जिनल रेवेन्यू ऐसे बनेगी ना फिर, क्योंकि मैंने ये वाला पोर्शन ही लिया है। ये बन गई मेरी मार्जिनल रेवेन्यू, किसकी बनी है, बी की बनी है। जो कितनी है, ये टोटल तो 1000 है ना, ये टोटल 1000 है। ठीक है, ये मार्जिनल रेवेन्यू इसका बन गया। यहाँ पर हम एफ पॉइंट दे देते हैं। और ये किसकी मार्जिनल रेवेन्यू कर्व है, ये मार्जिनल रेवेन्यू कर्व है आपके बी की। क्लियर है यहाँ तक, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। सी डी पोर्शन और टोटल डिमांड आपका जो निकल के आ जाएगी डिमांड कर्व डी डी पे। अब फर्म बी क्या करेगी, टोटल क्वांटिटी का आधा हिस्सा ही प्रोड्यूस करवाएगी। जैसे मैंने पहले बताया था कि 200 यूनिट्स है, और फर्म ए क्या मानकर चलती है कि 2000 के 2000 यूनिट्स मेरे ही हैं, क्योंकि दूसरी फर्म बी कुछ नहीं प्रोड्यूस करवाएगी।
तब बी फर्म ए ने क्या है, हाफ आउटपुट को ही प्रोड्यूस करवाया था ना, 1000 यूनिट्स को ही प्रोड्यूस करवाया था अभी के लिए। तो अब फर्म बी भी क्या करती है कि उसके पास टोटल तो 1000 यूनिट्स हैं, लेकिन वो टोटल डिमांड का हाफ ही प्रोड्यूस करवाती है पहले। तो मतलब उसने क्या किया, 500 यूनिट्स का प्रोडक्शन करवाया है अपनी डिमांड में से, 1000 यूनिट्स में से 500 का प्रोडक्शन है जो बी ने किया है, ठीक है, एंड शोन बाय एफ डी। तो ये हम ले लेते हैं एट प्राइस, और कितना प्राइस पे वो मतलब इस चीज़ का प्रोडक्शन करवा रही है उसका प्राइस भी हम डिटरमिन कर देते हैं। यहाँ से एक सीधी लाइन लेकर आओ, क्योंकि यही है उसका मैक्सिमम प्रॉफिट वाला पॉइंट, और ये ले जाओ यहाँ पर। तो ये आ गया P1। तो मतलब P1 एक ऐसा पॉइंट है, ये हमने इसका पॉइंट ये आ गया, ये पॉइंट ले लेते हैं एन पॉइंट, ठीक है। ये सारे के सारे पॉइंट्स आपने नोट करने हैं। तो अब क्या हुआ, 1000 यूनिट्स जो बी को मिले हैं उसमें से वो हाफ ही मार्केट को कवर करती है, मतलब 500 यूनिट्स ही बनाती है, और प्राइस कितना लेकर चलती है, P1 का। फर्स्ट ने ए फर्म ने P का प्राइस लिया था, दूसरी ने लिया है P1 का प्राइस, और फर्म बी का यहीं पर मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। क्यों? क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट इसी पर ही उसको ज़ीरो पड़ रही है ना। मैंने बताया था कि एक्स एक्सिस को अगर टच हो जाए इसका मतलब मेरी कॉस्ट ज़ीरो है, और रेवेन्यू क्या है, ज़्यादा है, मतलब टोटल प्रॉफिट उसका यहाँ पर क्या है, मैक्सिमम है। एम सी इज इक्वल टू एम आर इज इक्वल टू ज़ीरो लेकर हम लोग चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे एम सी इज इक्वल टू एम आर है, मतलब मार्जिनल रेवेन्यू, मतलब एडिशनल रेवेन्यू अर्न बाय अ फर्म, एम सी इज इक्वल टू एम आर, वही हमारी क्या होती है, मैक्सिमम प्रॉफिट वाली कंडीशन होती है। तो हम यहाँ पर ये वाला पॉइंट लेकर चले हैं। अब बी आउटपुट क्या है, बी की आउटपुट 500 है। अब 500 आप खुद सोचो, 2000 का कितना हिस्सा हुआ, 500, तो 1/4 हो गया ना। इसका मतलब बी की आउटपुट क्या है, टोटल आउटपुट के 1/4 प्रोडक्शन है। अगर मैं आपको बच्चे बताऊं, 1/4 इंटू 2000, ठीक है, इंटू 2000 कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा ना। बी तो 500 को ही प्रोडक्शन करवा रही है ना, मतलब बी क्या कर रही है, टोटल आउटपुट का 1/4 हिस्सा ही क्या करवा रही है, प्रोड्यूस करवा रही है। अब नेक्स्ट स्टेप्स किसने लेना है, ए ने लेना है, ठीक है। अब ए क्या सोचती है कि बी ने अपनी आउटपुट क्या है, चेंज नहीं की, तो कॉन्सिक्वेंटली क्या करेगा, अब फर्म ए प्रोड्यूस करवा देगी फिर से 1/2, वो अपने तरीके से 1/2 ही चल रही है, वो ये सोच के चल रही है कि बी ने अपनी आउटपुट क्या है और नहीं, मतलब चेंज नहीं की होगी, लेकिन असलियत में तो उसने अपनी आउटपुट को चेंज किया है ना, कि वो अपना एरिया लेकर चलती है, कहीं ना कहीं वो भी प्रोडक्शन कर रही है। तो फर्म बी मानती है कि मैं अब टोटल मार्केट डिमांड का आधा हिस्सा फिर से प्रोड्यूस करवाऊंगी। अब ये आपको कर्व से नहीं बताया जाएगा, ये आपका अब कैलकुलेटिव पार्ट आने वाला है। आई होप कर्व आपको क्लियर हो गई होगी। अगर मैं दोबारा कोशिश करूँगी आपको दोबारा समझाने के, एंड पे सारा का सारा कंक्लूज़न निकालूंगी मैं, कि आपको कोई भी बात में कंफ्यूजन ना रह जाए। अभी हम थोड़ा सा मैथमेटिकल टॉपिक पे पहुँचते हैं। तो ये सारा का सारा बच्चे एक्सप्लेनेशन दी गई है, वैसे ही मैं बता रही हूँ, जो भी यहाँ पर लिखा गया है सारा का सारा एक्सप्लेन किया गया है। क्लियर है? इसके बाद अब मैं आपको थोड़ा सा कैलकुलेटिव पार्ट बता देती हूँ। अब बी ने कितनी आउटपुट प्रोड्यूस की, 1/4 प्रोड्यूस की। तो अगर आप तो ज़्यादा थ्योरी के पार्ट से चलोगे ना तो आपको समझ में नहीं आएगा। मैं अब क्या करती हूँ, आपको अलग से ये चीज़ों को बता देती हूँ कि फर्म ए ने कैसे प्रोडक्शन करवाई है। यहाँ पर हम ले लेते हैं फर्म ए, और यहाँ पे लेते हैं फर्म बी, ठीक है। फर्म ए आ गई और फर्म बी। जब पीरियड 1 था, मतलब जब हमारे पास क्या थी, 2000 यूनिट्स टोटल प्रोडक्शन थी, तो तब जो पीरियड 1 है तब फर्म ए कितना आउटपुट प्रोड्यूस करवा रही थी, हाफ करवा रही थी ना। 2000 में से उसने कितने आउटपुट प्रोड्यूस करवाए थे, 1000 यूनिट्स, मतलब वो 1/2 हो गया, 50% पार्ट हो गया। अब क्या है, पीरियड 1 में बी फर्म क्या करती है, बी फर्म क्या कर रही है, ये देखो। अब बी फर्म भी क्या है, अपनी प्रोडक्शन का हाफ प्रोड्यूस करती है। अब क्या किया है हमने, जो ये दोनों की दोनों फर्म्स चलती है ना, बड़ी ही नेव है। ये सोचती है पहली वाली ने कुछ प्रोड्यूस ही नहीं किया होगा, दूसरी वाली सोचती है
जो उसने कुछ प्रोड्यूस ही नहीं किया होगा, ठीक है। पहली वाली सोचते हैं दूसरी ने नहीं कुछ प्रोड्यूस किया, दूसरी सोचते पहली वाली ने नहीं किया, लेकिन असलियत में तो किया है ना। इसका मतलब हाफ है, वन क्या है, टोटल पार्ट, सारा का सारा जो हिस्सा है उसमें से ए तो हाफ प्रोड्यूस कर चुकी है ना बच्चे, ए ने हाफ प्रोड्यूस कर लिया है रियल में। अब बी सोचती है मैं अपनी आउटपुट का आधा हिस्सा ही प्रोड्यूस करवा रही हूँ, लेकिन असलियत में क्या है, वन है आपका टोटल पोर्शन जो भी निकल के आया है, वन में से हाफ तो ए प्रोड्यूस करवा चुका है, तो दैट मीन्स ये आपका हिस्सा जो निकलेगा ये बी का निकलेगा। ये क्या गया, 1/2 इंटू 1/2 बच जाएगा ना, 1 माइनस 1/2, तो हाफ इंटू हाफ कितना हो जाएगा, 1/4 ना हो जाएगा। ये हमने निकाला भी है कि बी जो है वो 500 यूनिट प्रोड्यूस करवाता है। कैसे, 2000 का 1/4 पार्ट आपका कितना आता था, 500 यूनिट्स आता है। ये तो मैंने बात कर ली बी की। अब आ जाओ पीरियड 2 पे। ये आपने बच्चे बनाना है, इससे बहुत क्लैरिटी आती है, और अगर आप ऐसे ही एग्ज़ाम में भी बनाते हो तो बहुत अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे, क्योंकि आपको क्लैरिटी है कितने कितना कैसे क्वेश्चन क्या है कवर किया जा रहा है। थ्योरी लिखने से ज़्यादा अच्छा है, और साथ ही में आपको समझ में भी आएगा। अब ये देखो, ए फिर से क्या सोचेगी कि मैं हाफ प्रोडक्शन करवाऊंगी, जितने टोटल आउटपुट है उसका हाफ प्रोड्यूस करवाऊंगी, लेकिन टोटल आउटपुट कितनी थी, 1। बी ने कितनी प्रोडक्शन करवा दी है, 1/4 करवा दी है ना, 1/4 निकल के कितना आएगा, ये 1/2 इंटू 1 में से 1/4 गया, 3/4 आ जाएगा, मतलब 1/2 इंटू 3/4, ये आ जाएगा 3/8। आप कैलकुलेशन पार्ट करके देख लीजिएगा, यहाँ पे वैसे मैं लिख देती हूँ, 1/2 ये आया, 1 माइनस 1/4 आ जाएगा आपका 3/4, ये आ गया 3/8। अब पीरियड 2, ये ऐसे ही बच्चे चलता जाना बस, पीरियड 2 कहीं ना कहीं पता ये आकर एक दूसरे के सेम हो जाते हैं, वो भी आपको बता दूंगी। ये भी कहेगा 1/2 पार्ट हाफ ही प्रोडक्शन करवाऊंगा टोटल का, ये टोटल एरिया 1 है, ए ने प्रोडक्शन करवा दी 3/8 की, ये आ गया 1/2 मल्टीप्लाई बाई ये आपका निकल के आ जाएगा 5/8, ठीक है। 1/2 इंटू 5/8 ये आ जाएगा 5/16। पीरियड 3 पे आ जाओ, ये पीरियड 3 है, ठीक है। 1/2 1 माइनस ये कितना प्रोड्यूस करवा चुकी है, 5/16। चलो भी अब इसको फिर से करवा दो, ये आ जाएगा 11/32। कैलकुलेशन में अगर प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं, वैसे प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए, ये एक क्या है बेसिक सी कैलकुलेशन है। 1 माइनस आप एलसीएम लेके निकाल लीजिएगा, 1/2 इंटू क्या आ जाएगा, 11/16 आ जाएगा, ये आपका 11/32 बन जाएगा। फिर आ जाओ यहाँ पे पीरियड 3 पे, हाफ आ जाएगा, 1 माइनस 11/32 कर लीजिएगा, ये आ जाएगा हाफ इंटू 21/32, और ये निकल के आएगा 21/64। फिर पीरियड 4 निकाल लीजिएगा, पीरियड 4, ठीक है, 1/2 1 माइनस 21/64, ये आ जाता है आपका 43/128। और इसमें भी पीरियड 4 में फिर से बस इतना सा बहुत है, 1 माइनस 43/128, ये आपका आ जाएगा 85/256। बस इतना सा बहुत है, ये पार्ट आपने करना है। अच्छा, कहीं ना कहीं क्या है, आपकी जो आउटपुट निकल के आती है, जो आउटपुट निकल के दोनों जहाँ पे बराबर हो जाते हैं ना, हमें वो वाला एरिया देखना होता है ज़्यादातर कि कहाँ पे ये दोनों के दोनों ऐसे ही एक प्रोसेस आती है जब ये दोनों क्या है एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं, और वो पार्ट क्या होता है 1/3 वाला। 2000 का क्या है 1/3 वाले पार्ट पे ना ये दोनों फॉर्म्स एक दूसरे के क्या हो जाती हैं, इक्वल हो जाती हैं। अब ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, जिन्होंने मतलब थोड़ा मैथ कर रखा है, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में ये पॉइंट आता है, बट मैं आपको सलाह दूंगी कि आप अगर नहीं आता बच्चे तो कंफ्यूज मत होइएगा, मत करिएगा भले, ठीक है। जिनको आता है वो देख लीजिएगा, भले आप यहाँ पर करके भी छोड़ सकते हो। इसके बाद आप सिंपली लिख सकते हो कि दोनों जो फॉर्म्स हैं वो क्या करेंगी, 1/3 पार्ट पे आकर एक दूसरे के क्या है इक्वल हो जाएंगी। लेकिन ऐसे इक्वल क्यों आता है वो मुझे बताना है, जिस वजह से थोड़ी सी आपको कन्फ्यूज़न हो सकती है। ये देख लीजिएगा, ये PDF में आपको मिल जाएगा,
फर्स्ट जो पीरियड है वहाँ पे 1/2 की प्रोडक्शन करवाएगी, फिर B 1/4, ये यही पार्ट, ये देखो एरोस है ना, यहाँ पर चलते रहते हैं। अब हमने जो मैंने आपको बताना है कि 1/3 कैसे आता है, तो ये आपका कैलकुलेटिव पार्ट है। ये देखिए 3/8 आया ना, तो 3/8 को मैं ये लिख सकती हूँ 1/2 माइनस 1/8। क्यों? क्योंकि इसका एलसीएम लेंगे, मान के चलो 8 आ गया, अगर बड़े वाला ले लेंगे तो 8 आ गया, ये आपका आ जाएगा 4 माइनस 1, ये आ जाएगा 3/8। तो मतलब मैं 3/8 को 1/2 माइनस 1/8 लिख दिया। फिर क्या हुआ, फिर मैंने 5/16 को क्या किया, ये यहाँ से ले लिया, 1/2 1/8 माइनस और करवा दिया 1/32। फिर ये चीज़ आ जाएगी, इसी को आगे आगे बढ़ाना है, 1/2 1/8 1/32। ये देखो 128 आ रहा था ना नीचे आपका, लास्ट में वहीं बस लिख देना, ऊपर मत लिखना, ऊपर माइनस 1/120। ये मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि ये और भी कंफ्यूजिंग हो जाएगा इसको सारा निकालने बैठोगे तो ये अब समझ लीजिए दोबारा से कि क्या किया मैंने, कि 3/8 को क्या लिखा, 1/2 माइनस 1/8। क्लियर है? ये लिख दिया। उसके बाद क्या लिखा, यही इसको आगे लेकर चल गई, 1/2 माइनस 1/8। इसके नीचे क्या था, 32 था, बस इसको और माइनस कर दो, माइनस 1/32। फिर इसको पूरे टर्म को साथ में लेकर चल गई, 1/2 1/8 1 माइनस 1/32, ये पूरा। इसके नीचे क्या था, 128, फिर से वही माइनस करा दो 1/128। ये आगे मैं आपको बताती हूँ कैसे इसको डिराइव भी करना है। नेक्स्ट थिंग क्या आ गई, ये देखो 1/2 इंटू 1/2 1/4 तो वैसे ही रहेगा। अब ये देखो 5/16 निकला ना, 5/16, ये 1/4 ऐसे ही ले लिया। इसके नीचे क्या था, 16 था, लेकिन अब 5/16 कैसे बनेगा, 1/4 में से प्लस करवा दो 1/16, ठीक है, नीचे वाला फिर यहाँ पे आ गया। अब क्या, इसको पूरे को ले लो, 1/4 1/16, यहाँ पे क्या है 64 निकल के आया था, प्लस करवा दो 1/60, यहाँ पे प्लस होता जा रहा था, वहाँ पे माइनस होता जा रहा है। अब देखो 85/256, ये सारा का सारा ऐसे ही लिख दिया 64 तक, प्लस कितना करवाना है, नीचे कितना है 256, 1/256 को प्लस करवा दीजिएगा। एक तो ये चीज़ है, क्लियर है। अब ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन आपने बनानी कैसे है, कि मैं उसका फॉर्मूला वगैरह आपको डिराइव कर देती हूँ, यहाँ पर ही लिख देती हूँ। एक बार फिर से सारा का सारा एक बार लिख दीजिए। ये आपका क्या था, ए का, अच्छा इधर ए का है, ठीक है, पीरियड ए क्या निकाला था, 1/2 माइनस 1/8। पीरियड 1 था, ये ए का था, ठीक है। पीरियड 2 में कितना निकाला था, 1/2 1/8, और कितना माइनस करवाना था, 1/32। अब इसको भी आगे लेके चले, 1/2 1/8 1/32 और 1/128, ठीक है, इतना आ गया। अब देखो ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन कैसे बनानी है, 1/2 को कॉमन लिया, माइनस करवा दिया, बीच में कितना कितना बचा, 1/8 बचा था, ठीक है, प्लस 1/ यहाँ पे क्या आ जाएगा, 8 इंटू 1/4, ठीक है, 1/32 ही निकल के आ जाएगा। उसके बाद से फिर से प्लस 1/8 इंटू 1/4 का स्क्वायर प्लस 1/8 इंटू 1/4 का क्यूब, ये ऐसे ही बनेगा, ठीक है। यहाँ तक तो क्या आ गया था, 32 आ गया। उसके बाद क्या आया था, 1/8, 4 4 ज़ा क्या होता है 16, 16 इंटू 8 करोगे तो आपके पास निकल के आएगा 128। उसके बाद आगे आगे मतलब क्या है, ये चीज़ चलती जा रही है। अब ये बना आपका ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, A/1 माइनस आर, ठीक है। ए क्या होती है, फर्स्ट टर्म, ये मैं लिख देती हूँ हाफ, माइनस यहाँ क्या आ जाएगी फर्स्ट टर्म 1/8 अपॉन 1 माइनस आर। आर क्या होता है, डिफरेंस कितना है, ठीक है, डिफरेंस सभी के बीच में 1/4 का है। डिफरेंस निकालते कैसे, माइनस नहीं करवाना, अपॉन करवाना होता है। जैसे 1/4 का होल स्क्वायर बाय 1/4, एक एक कट हो गया, 1/4 सभी का क्या आ जाएगा, 1/4 आता जाएगा। इसको सॉर्ट आउट करवाओगे ना, सारा का सारा सॉल्व जब हम करेंगे इसको, ठीक है, हम मेरे पास निकल के आएगा 1/3। ये जस्ट मैं डिराइविंग आपको बता रही हूँ कि आप ये मत सोचो कि 1/3 निकला कैसे। एग्ज़ाम्स में आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। अगर तो आपका मास्टर्स लेवल पे कर रहे हो तो इसको समझ लीजिएगा, कर लीजिएगा, अगर अच्छे से आपको पता है तो।
ठीक है। नहीं तो बाकी सारी टर्म्स में आपको इसका इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट वहाँ पे लिख कर आइएगा कि 1/3 पे ये सारे के सारे इक्वल हो जाते हैं। मेरा काम है समझाना कि ये आया कैसे है 1/3। ये तो था ए का निकल के ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आ गया 1/3, जैसे ही हम दोनों फॉर्म्स को लेते जा रहे हैं। अब हम करते हैं बी का। बी में क्या आएगा, जो पीरियड 1 था, ठीक है, उसमें निकल के आया था 1/2 इंटू 1/2 निकला था ना 1/4। पीरियड 2 में निकल के आया था 1/4 प्लस 1/16। पीरियड 3 में निकल के आया था 1/4 प्लस 1/16 प्लस 1/64। पीरियड 4 में निकल के आया था 1/4, 1/16, 1/64 एंड 1/256। अब इसको कैसे लिखना है, ये देखो 1/4 को 1/4 लिख दिया। अब 16 आया था तो मैं ऐसे कर सकती हूँ 1/4 इंटू 1/4, ये क्लियर है, प्लस 1/4 इंटू ये 64 बनाना है 1/4 का स्क्वायर प्लस 1/4, यहाँ पे 1/4 का क्या आ जाएगा, क्यूब आ जाएगा। सबका डिफरेंस क्या आ गया, सेम आ गया। यहाँ पे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन फॉर्मूला लगाओ, 1/4 क्या था फर्स्ट टर्म, 1 माइनस इसका डिफरेंस, ये आ जाएगा 1/4 इंटू 4/3, 4 कट हो जाएगा, आ जाएगा 1/3 आंसर। मतलब ए और बी का दोनों का आंसर क्या आएगा है 1/3 और 1/3। मतलब अगर मैं दो फॉर्म्स की बात कर रही हूँ तो एक ऐसा पार्ट है जहाँ पे ये दोनों के दोनों फॉर्म्स कितना प्रोडक्शन करवा रही है, 1/3 का प्रोडक्शन करवा रही है। तो ए की आउटपुट क्या है, जो ग्रेजुअली हमने क्या किया था, ए की आउटपुट माइनस करती जा रही थी ना, माइनस होती जा रही थी, मतलब ए की आउटपुट ग्रेजुअली डिक्लाइन कर रही है और बी की आउटपुट क्या हो रही है, राइज करती जा रही है। सो दे रीच द लेवल ऑफ 1/3 ऑफ द टोटल डिमांड। मतलब टोटल डिमांड की 1/3 ही एक ऐसा हिस्सा आएगा जहाँ पर अच्छे वो दोनों की डिमांड क्या है, दोनों का पार्ट क्या है, लेवल क्या है, इक्वल हो जाएगा। तो ये आपने यहाँ पर ध्यान में रखना है। दस आउटपुट हर फर्म की आ जाएगी 1/3। यहाँ पे मैं थ्योरी पार्ट में आपको बता देती हूँ, ये लिखा हुआ है, आउटपुट ऑफ ईच फर्म विल बी 1/3 ऑफ द टोटल मार्केट डिमांड। जो उसका क्या होगा, मोनोपोली प्राइस नहीं आएगा, मोनोपोली प्राइस से क्या होगा, थोड़ा सा कम ही आएगा, ठीक है। इट मे बी पॉइंटेड आउट दैट ओलिगोपोली प्राइस विल बी हायर देन द प्राइस अंडर। बस ये आपका है कि परफेक्ट कंपटीशन से तो प्राइस ज़्यादा ही होता है, ठीक है। परफेक्ट कंपटीशन में तो कोई कंपटीशन वैसे प्रिवेल नहीं ना करता, सारे के सारे एक ही होमोजीनियस प्रोडक्ट बना रहे होते हैं। तो कुन्नट की एग्जांपल में कॉस्ट क्या थी, 0 थी, प्राइस अंडर परफेक्ट कंपटीशन विल बी 0। शॉर्ट में अगर मैं बता दूं कि इफ़ बोथ द फर्म्स कम्पीट विद ईच अदर, टोटल इक्विलिब्रियम आउटपुट कितनी निकल के आएगी, 2/3। 1/3 तो एक जाने की थी ना, ठीक है। 1/3 प्लस 1/3 दोनों का कर दो, क्या निकल के आ जाएगा, 2/3 निकल के आ जाएगा। ऑन द अदर हैंड इफ़ बोथ द फर्म एंटर इनटू एग्रीमेंट, वो बताना क्या चाह रहे, कहते हैं ये अच्छे तरीके से काम करते ही नहीं है, नेव है कुन्नट के मॉडल में। कुन्नट ने ये बताया कि ये दोनों के दोनों एक दूसरे को देखते ही नहीं है। अगर ये दोनों एग्रीमेंट कर लें तो क्या होगा, क्या होगा कि वो हाफ पार्ट ही प्रोड्यूस करवाएंगे ना। वो कहते हैं पे 2000 यूनिट्स हैं, 1000 तो ले ले, 1000 मैं ले लेता हूँ, मतलब 1/2 आ जाएगा। लेकिन इन्होंने एग्रीमेंट नहीं किया और ये मिलते कहाँ पर है, 1/3 पे। 1/3 अगर 2000 के निकालो 666.6 कुछ आएगा, तो मतलब ये इतनी इतनी आउटपुट दोनों के दोनों क्या है, प्रोड्यूस करवाएंगे। वैसे उन्होंने 1000 करवानी थी, वैसे इन्होंने 1/3 पार्ट लेकर ही चल रहे हैं। तो ये आपका बच्चे ये मॉडल हो जाता है। अब मैं इसके पीछे क्या होता है कि कुछ आपके फॉर्मूलाज होते हैं, वो भी मैं यहाँ पर लिख देती हूँ इस लेवल पे। तो ये तो आपने 1/3 देख लिया। अब इसके पीछे फॉर्मूला क्या काम करता है कि अगर मान के चलो ना आपके पेपर में आ जाए कि 3 फॉर्म्स दे रखी हैं, 3 फॉर्म्स बताओ कितनी आउटपुट प्रोड्यूस करवाएंगी, तो वैसे ही है इसमें क्या थी, 2 फॉर्म्स थी ना। तो अगर तो पूछा है कि हर एक जना कितनी आउटपुट प्रोड्यूस करवाएगा, तो इसका फॉर्मूला है 1/n+1। मतलब यहाँ पे 2 फॉर्म्स थी ना, 2 + 1 कर दो, कितना आ जाएगा, 1/3। अगर टोटल पूछा है, टोटल पूछा है तो क्या करोगे, फॉर्मूला यूज़ करोगे 1/nn+1, ठीक है, 1/nn+1। ये कितना निकल के आ जाएगा, 2 फॉर्म्स है ना, 2 + 1, ये आ जाएगा 2 + 1 3। कुछ गड़बड़ हुई है, सॉरी, यहाँ पे n आएगा, ठीक है।
n/n+1 आएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 फर्म्स थी और ये 2+1, ये आ जाएगा आपका 2/3। ठीक है, टोटल ये दोनों के दोनों कितना प्रोड्यूस करवा रही है, 2/3। अब मैं वैसे ही आपको और भी बता देती हूँ। जैसे हम मानकर चलते हैं कि हमने 3 फर्म्स का निकालना है, 3 फर्म्स का निकालना है। ईच का कौन सा फॉर्मूला यूज़ करोगे, 1/n+1, मतलब 1/3+1। प्रोडक्शन कितनी हो गई, 1/4 की। वैसे ही अगर पूरी इंडस्ट्री का निकालना है, मतलब दोनों का टोटल का निकालना है, तो क्या यूज़ करोगे, n/n+1, 3 और 3+1 कितना आ जाएगा, 3/4 आपके पास क्या है, आ जाएगा। मतलब इससे हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, ये यहाँ पर आप समझ रहे होगे, 1/4 + 1/4 + 1/4 करना है। ठीक है, 4 एलसीएम आ जाएगा, 1 + 1 + 1, ये कितना आ जाएगा, 3/4 आ जाएगा। टोटल, ये टोटल है बच्चे। ठीक है, टोटल निकालना है तो n/n+1 यूज़ करना है, ईच का निकालना है तो 1/n+1 का यूज़ आपने करना है। क्लियर है यहाँ तक? अगर समझ में नहीं आया, एक बार वीडियो दोबारा से देख लीजिएगा। ये यहाँ पर देखिए मैंने बताया हुआ है, क्वेश्चनीज ने ये फॉर्मूला डिराइव करके बताया था। इट कैन बी शोन दैट इफ़ देयर आर फर्म्स, मतलब 3 हैं आपके फर्म्स इंडस्ट्री में, तो ईच विल प्रोड्यूस 1/4, ठीक है ना, 1/4 प्रोड्यूस करवाएगा। ईच फर्म आउटपुट प्रोड्यूस एन नंबर ऑफ फर्म 1/n+1 है, और टोटल इंडस्ट्री के आउटपुट निकालने का होना, ये मैं आपको करेक्ट कर दूंगी वहाँ पे पीडीएफ में, ये हो जाएगा n/n+1। In other words, larger number of firms, the higher the quantity will be supplied and lower the price. We can conclude that Coordinate model lead to stable equilibrium. ये कोऑर्डिनेट मॉडल कहता कि कहीं ना कहीं आकर ये दोनों की आउटपुट क्या हो जाती है, स्टेबल हो जाती है। हायर द, जितनी आप ज़्यादा क्वांटिटी सप्लाइड करवाओगे उतना प्राइस आपको कम रखना पड़ेगा, तो ये एक स्टेबल इक्विलिब्रियम आपको देता है। कंफ्यूजिंग है थोड़ा सा, लेकिन आप 1-2 बार देखोगे वीडियो को तो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। डाउट कोई भी हो इससे रिलेटेड कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं, फेसबुक पेज पे भी मुझे आप लोग मैसेज कर सकते हैं, ज़रूर मैं आपके सारे के सारे डाउट क्लियर कर दूंगी। अब क्रिटिसिज्म देख लीजिए। एट ईच लेवल ऑफ क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन ईच कॉम्पिटिटर हैज़ बीन अज्यूम टू बी कॉन्स्टेंट। कहते हैं कि हर लेवल ऑफ कंपटीशन पे क्या है, हर कॉम्पिटिटर कांस्टेंट रहेगा, बट व्हेन आउटपुट एक्सीड द क्वांटिटी प्रोड्यूस, लेकिन जब आपकी आउटपुट क्या है, पूरी क्वांटिटी से ज़्यादा होनी शुरू हो जाए, कंपटीशन अमंग राइवल्स इंश्योर विच ब्रिंग द प्राइस डाउन टू कॉम्पिटिटिव लेवल। उन्होंने ये बताया है कि कहीं ना कहीं ये जो आप लोग बात कर रहे हो कि आउटपुट प्रोडक्शन आपने कांस्टेंट रखना है, कहते कई बार ये हो सकता है कि अगर आपकी आउटपुट बढ़ जाए, एक्सीड कर जाए क्वांटिटी प्रोड्यूस से, तो जो राइवल फर्म्स हैं वो क्या करते हैं, अपने प्राइस को धीरे धीरे कम करना शुरू कर देती है अपने कॉम्पिटिटिव लेवल से, और आप पहुंच जाओगे किस पे, परफेक्ट कंपटीशन वाले लेवल पे ही पहुंच जाओगे। कि प्राइस आप कहते हो ना कि क्वांटिटी मुझे ज़्यादा प्रोड्यूस करवानी है तो प्राइस मुझे कम रखना पड़ेगा, कहते अगर ऐसा आपने करना शुरू कर दिया तो कहीं ना कहीं आप क्या है, लोअर प्राइस पे पहुँच जाओगे, कॉम्पिटिशन लेवल से भी कम प्राइस पे पहुँच जाओगे। सेकेंडली कि ये मॉडल बेस्ड है अनरियलिस्टिक अजम्पशंस पे, जो हमने लिया है ज़ीरो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, वो तो अनरियलिस्टिक है। मॉडल फेल टू इन्फॉर्म द लेंथ ऑफ एडजस्टमेंट पीरियड, कहते मॉडल ने आपको लेंथ ही नहीं बताई कि कहाँ पे जाके एडजस्टमेंट हो सकती है। मतलब कई बार ये हो सकता है ना, फॉर्म्स बहुत ज़्यादा है तो कहाँ तक हम लोग निकालने बैठेंगे, ये एक एक चक्कर तो निकालेंगे नहीं, तो आप सीधा जो क्वेश्चन इसने फॉर्मूला दिया है अकॉर्डिंगली वैसे निकाल सकते हो। तो कोऑर्डिनेट ने तो ये डिराइव नहीं किया था। नेक्स्ट है, इट इज़ अ क्लोज मॉडल वेयर इन न्यू फॉर्म्स आर नॉट अलाउड। तो एक तरह का ये क्लोज मॉडल, क्योंकि इसने क्या है 2 सेलर्स का ही लेकर ज़्यादातर एक्सप्लेन किया है। हम लोग ये भी एज ऑप्शन क्रिटिसिज्म में लिख सकते हैं कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग फॉर्म्स को लेते हो तो ये मॉडल थोड़ा कम्प्लेक्स हो जाता है और बहुत ही कैलकुलेटिव हो सकता है अगर ये वो फॉर्मूला डिराइव ना किया जाए तो दैट मीन्स कोऑर्डिनेट का जो ये मॉडल है इसी वजह से क्या है, क्रिटिसाइज किया गया है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब कुछ बच्चों का क्वेश्चन होगा कि कर्व का थोड़ा सा दोबारा से समझा देती हूँ मैं, एक बार दोबारा से समझ लीजिए ताकि मुझे हो कि कोई कर्व में कन्फ्यूज़न आपको ना रह जाए, क्योंकि कर्व आपकी सिर्फ और सिर्फ बच्चे थोड़े आउटपुट को लेकर ही बनाई गई है। ये वाली एक्स एक्सिस पे आउटपुट, वाई एक्सिस पे लेना है प्राइस, ये आप मानकर चले हो टोटल डिमांड है, ठीक है, ये डी आपकी टोटल डिमांड है, और ये आपकी आ रही है मार्जिनल रेवेन्यू, किसकी है, ए की है, फर्म ए की। 2 फर्म्स आउटपुट को प्रोड्यूस करवा रही है, टोटल हम लेकर चले हैं 2000 यूनिट्स,
जिनमें से 1000 यूनिट्स क्या है मतलब ए फर्म आपका प्रोड्यूस करवा रही है। प्राइस कितना निकल के आया, ये वाला मैक्सिमम प्राइस निकला, क्योंकि ये क्या है एम आर इज इक्वल टू एम सी, एम आर ऑफ ए इज इक्वल टू एम सी इज इक्वल टू 0। जहाँ पे ये दोनों इक्वल हो जाते हैं वहाँ पे आपका प्रॉफिट क्या है मैक्सिमाइज हो जाता है, और यहाँ पे इलास्टिसिटी सेंटर में है इज इक्वल टू 1 हो जाती है। अब क्या हुआ कि इतना पार्ट तो सारा का सारा ए ने कवर कर लिया, बी के पास बचा ये वाला पार्ट। बी अब अपना इतना बॉक्स लेकर चल रहा है, अगर इतना बॉक्स लेकर चल रहा है तो ये उसकी मार्जिनल रेवेन्यू हो जाएगी। ये मार्जिनल रेवेन्यू है बी की, इसको ऊपर ले गए तो ये मतलब प्राइस है बी का, P1 प्राइस। मतलब ये इसका इक्विलिब्रियम आया है ई पॉइंट, ये ए का था, और ये एफ पॉइंट आप ले लो बी का इक्विलिब्रियम है। और यहाँ पे प्रोडक्शन कितनी होगी 500 यूनिट्स की, क्यों 1000 ही बच गया था, 1000 में से बी भी सोचता है कि मैं हाफ ही प्रोड्यूस करवाऊंगा, ये हाफ वाला क्राइटेरिया यूज़ किया गया है। अगर 2000 था, 2000 का हाफ लिया 1000, ठीक है, 1000 बचा, 1000 का हाफ लिया, वो 500 प्रोडक्शन करवा रहा है। तो बस ऐसे ही 500 तक की प्रोडक्शन के लिए आपने कर्व का यूज़ करना है, बाद में जो है वो सारा का सारा आपका कैलकुलेटिव पार्ट है। आई होप अब क्लियर हो गया होगा, डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर कोई वीडियो हेल्पफुल लगी हो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर एंड कमेंट एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू।